सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध अज्ञे का निबंध, जिसके अंतर्गत उन्होंने सौंदर्य के प्रतिमान और शिवत्व के भाव या शिवत्व के बोध का एक सूक्ष्मता के साथ में विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उसका अध्ययन करेंगे। वे इस निबंध में कहते हैं कि समीक्षक को जैसा सुपठित शास्त्र निष्णात होना चाहिए वैसे हम नहीं हैं। इसका हमें पूरा ज्ञान है। आचार्यत्व की न हम में पात्रता है न आकांक्षा, किंतु मूल्यों का प्रश्न केवल आचार्यों के लिए महत्व रखता हो ऐसा नहीं है। साहित्य के प्रत्येक अध्येता के लिए वह एक गुरुतर प्रश्न है और लेखक के लिए तो उसकी मौलिकता असंदिग्ध है, क्योंकि कृतिकार अपनी कृति का सबसे पहला और कदाचित सबसे अधिक निर्मम परीक्षक होता है। मतलब जब वो रचना करता है तो सबसे पहले उसका आकलन, उसका विश्लेषण सब कुछ अपने अंतर्मन में करके तब जा कर के वो अपने विवेक, अपने मूल्यों के साथ में उसको प्रस्तुत करता है। वो कहते हैं कि लेखक को अपनी रचना का मोह भी होता है, पर मोह निर्मम मत्व के अलग अलग स्तर हैं और मूल्यों का विचार उसी स्तर पर होता है जिस पर लेखक ममता को एक ओर रख देता है। जब वो सृजन की कर्म में रत होता है तो वो क्या करता है, अपने ममता, जो ममत्व है, रचना के प्रति जो मोह है, वो सबको एक तरफ रख देता है और सामाजिक सरोकार और मूल्यों को ध्यान में रख करके रचना पूर्ण करता है। निष्ठावान लेखक और अध्यवसायी पाठक के नाते हम आशा करते हैं कि मूल्यों या प्रतिमानों के संबंध में हमारे विचार अन्य पाठकों के लिए भी उपयोगी हो सकेंगे। यह भी संभव है कि वे अपने साधारण अर्थ के कारण ही उनके लिए अधिक ग्राह्य हों। पुरोहित की बात से पड़ोसी की बात अधिक ध्यान से सुनी जाती है और अधिक गहरे जाकर के छूती है ना। तो ऐसा लगता है कि मूल्यों या प्रतिमानों के संबंध में हमारे विचार अन्य पाठकों के लिए उपयोगी हो सकेंगे जो इसको पढ़ते हैं। अब आगे वो मूल्यों के संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं कि मूल्य आखिर में क्या हैं और मूल्य कहाँ से हमारे बीच में जो है इन सब का महत्व है, उनके प्रतिमानों का महत्व है। हम मानते हैं कि सब प्रतिमानों का, सब मूल्यों का स्रोत कौन है? मानव विवेक है। यहीं से सद का ज्ञान होता है। फिर उसे सत्य और असत्य का क्षेत्र चाहे हो, इस साधारण स्थापना पर कदाचित अधिक लोगों की आपत्ति न होगी। कम से कम आज के मानववादी युग में ये समझा नहीं जाता कि मानव के विवेक की दुहाई देकर प्रकारांतर से शाश्वत अथवा पारलौकिक सनातन मूल्यों के अस्तित्व का खंडन करना मात्र है। अब क्या है कि यहाँ पर विवेक और मूल्यों और सौंदर्य बोध के विषय में जो विचार है, जो प्रतिमान है, जो विचार हैं, है ना, जो भाव हैं, जो अनुभूतियाँ हैं, वो सब यहाँ पर उद्घाटित की गई हैं, प्रस्तुत की गई हैं। देखिए कि यदि ये कहना उचित है कि मूल्यों का स्रोत क्या है, मानव का विवेक है, तो ये कहना भी ठीक है कि सौंदर्य बोध मूलतः किसका व्यापार होता है? सौंदर्य बोध जो पैदा होता है वो किसका व्यापार है? वो बुद्धि का व्यापार है। सौंदर्य क्या है हम नहीं जानते। वास्तव में सुंदरता क्या है या सौंदर्य क्या है, किसे सौंदर्य कहेंगे, किसको परिभाषित किस प्रकार से किया जाएगा कि सौंदर्य की परिभाषा बड़े बड़े मर्मज्ञ नहीं कर सके और हम गई गर्भ गरु इस कंटकाकीर्ण पथ पर चलने वाले नहीं हैं। किंतु सौंदर्य का क्या है वह न बताकर पाकर भी सुंदर क्या है यह हम जानते हैं, पहचानते हैं, बता सकते हैं कि वास्तव में सुंदर क्या होता है। परिभाषित करना कठिन है, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में सुंदर क्या होता है और सुंदर क्या है ये बता सकने का अर्थ है कि हम कुछ ऐसे गुणों को पृथक कर सकते हैं जिसके कारण सुंदर होता है, जिसकी उपस्थिति की पड़ताल करके हम कहते हैं कि सुंदर है। मतलब ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो वास्तव में सुंदर को सुंदर बनाते हैं और हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये सुंदर है। देखिए कि यहाँ आग्रहपूर्वक यही दोहराना पड़ेगा कि सौंदर्य बोध किसका व्यापार है? सौंदर्य बोध बुद्धि का व्यापार है और बुद्धि के कारण हम उन तत्वों को पहचानते हैं जो मानव अनुभव की उन तत्वों की क्या कहलाती है? कसौटी कहलाती है। वो अनुभव की कसौटी ही सौंदर्य बोध या बुद्धि का व्यापार कहलाता है। अब आप देखिए कि यह स्थापना विवादास्पद हो सकती है, यह आपत्ति भी की जा सकती है कि इस बुद्धि के साथ हठात अनुभव का उल्लेख करना वास्तव में बुद्धि के नाम पर सौंदर्य की आरोग्य भोगवादी व्याख्या करना है। वास्तव में ऐसा नहीं है। कहने का था बुद्धि के साथ अनुभव का उल्लेख करना वास्तव में बुद्धि के नाम पर सौंदर्य की एक आरोग्यमयी जो है व्याख्या है।
अब आगे कैसे देखिए इसको कि शैशव काल से ही हम जानते हैं कि हृदय का लय युक्त स्पंदन आरोग्य सहज अवस्था की निशानी है, स्वस्थ होने की निशानी है, और असम स्पंदन या लय भंग, उद्वेग, परेशानी असुख के चिन्ह हैं। मतलब लय भंग होना, परेशानी, असुख के चिन्ह है ना। और तब यदि हम मानते हैं कि लयमयता कला का एक सुंदर मूल गुण है, तो क्या अपने अनुभूत सत्य का निरूपण नहीं है क्या? इस प्रकार जब अबोध शिशु भी जब हाथ पैर पटकता है तो मंडलाकार गति से सहज गति सीधी रेखा में नहीं होती, वो सीधी रेखा में अंग संचालन अत्यंत क्लेश साध्य होता है। मतलब बालक जो हाथ पैर फेंकता है ना, वो देखो वो सीधी रेखा नहीं होती है, उस सीधी रेखा में भी अंग संचालन अत्यंत क्या होता है, क्लेश साध्य होता है, वो सहज नहीं होता है वो अंग संचालन, है ना। अतः वक्रता को कला गुण या सौंदर्य तत्व मानने में हम फिर अपना अनुभव दोहराए हैं। वक्रा मतलब टेढ़ापन, है ना। अतः वक्रता को कला गुण या सौंदर्य तत्व मानने में फिर हम अपना अनुभव दोहरा रहे हैं। गोचर अनुभव का कार्य कारण ज्ञान के सहारे, मतलब बुद्धि द्वारा। और आप देखिए कि बुद्धि के सहारे प्राप्त किया हुआ गोचर अनुभव का कार्य कारण ज्ञान के सहारे प्राप्त किया हुआ निचोड़ी हमारे सौंदर्य का क्या होता है, आधार होता है, बोध का आधार होता है। और चित्र या मूर्ति में जो रेखा की वक्रता है, अर्थात जो दृश्य, स्पर्श अथवा स्थूल है, वही यदि काव्य में आकर उक्ति की वक्रता का परम सूक्ष्म धारण कर लेता है, तो क्या हमारी बुद्धि उसे पकड़ नहीं सकती? गोचर अनुभव से पाया सूक्ष्म बोध क्या हमारा मतलब कि जो बुद्धि जो अनुभूत करती है, उससे क्या हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते क्या? तो गोचर अनुभव से पाया हुआ सूक्ष्म बोध क्या हमारा सहायक नहीं होता? मतलब वास्तविक ज्ञान से जो है परिचय कराने में, है ना। तो ये सौंदर्य बोध का आधार है कि भाई जिस प्रकार चित्र और मूर्ति में जो रेखा की वक्रता है, टेढ़ापन है, जो दृश्य है, स्पर्श है, स्थूल है, वही यदि काव्य में आकर के उक्ति की वक्रता का परम सूक्ष्म रूप ध्यान करते हैं, तो क्या हमारी बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती है क्या?